पहली बार जब अपना चार्ट खोलोगे तो या तो सब कुछ एकदम रैंडम लगेगा या फिर एकदम आसान। जैसे किसी अनजान बंदे को बताओ कि तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, तो बोलेगा इसमें क्या है, यहां बाय किया होता, वहां सेल किया होता और पैसे डबल हो जाते। अगर इतना ही आसान होता तो आज तुम यहां ना होते, राइट? मार्केट की जो लैंग्वेज है उसे प्राइस एक्शन कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुमसे हिंदी में बात कर रहा हूं। अगर तुम प्राइस एक्शन समझ जाओ तो मार्केट तुमसे अपनी बात खुद कहने लगेगा। अब जो तुम चार्ट पे देख रहे हो इन्हें कैंडलस्टिक्स कहते हैं। मैंने इन्हें ऑरेंज और बेज कर रखा है, बट मोस्टली तुम्हें ये रेड और ग्रीन दिखेंगी। ये एक छोटी सी पोजीशन चल रही है, उस पर ध्यान मत दो। कैंडल्स का मतलब सिंपल है। ग्रीन का मतलब बायर्स जीत रहे हैं, रेड का मतलब सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। अब देखो, यहां से लेकर यहां तक सिर्फ ग्रीन कैंडल्स का राज था। रेड वाली भी थी बट वीक थी, तो यहां बायर्स डोमिनेट कर रहे थे, इसे अपट्रेंड कहते हैं। वहीं यहां आओ तो ज्यादा रेड कैंडल्स दिखेंगी, ग्रीन भी हैं बट वीक, तो यहां सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे, ये डाउन ट्रेंड है। एंड फाइनली ये रीजन देखो, इधर तो एकदम मच्छी बाजार लगा है। रेड और ग्रीन कैंडल्स दोनों मिक्स हो रही हैं, प्राइस ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, इसे कहते हैं रेंज। चलो अब देख लेते हैं कैंडल्स क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। किसी भी कैंडल में 4 मेन कैरेक्टर्स होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। देखो यहां पर मैं अपना क्रॉस हेयर लाता हूं तो ऊपर OHLC दिखेगा, मतलब ओपन, हाई, लो, क्लोज। ये 1 मिनट का चार्ट है, यानी हर कैंडल बनने में 1 मिनट लगेगा। देखा तुमने, जैसे ही ये कैंडल बंद हुई दूसरी यहां से ओपन हो गई। अगर कैंडल ग्रीन या बुलिश है तो इसका मतलब प्राइस नीचे से शुरू हुआ, ओपन, ऊपर तक गया, हाई, थोड़ा नीचे गिरा, लो, और एंड में ऊपर क्लोज हो गया, क्लोज। तो बेसिकली अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है और वो यहां से ओपन होती है, फिर यहां तक ऊपर जाती है, फिर इतना नीचे आती है और फिर यहां बंद हो जाती है, तो ये हो गया ओपन, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, और ये हो गया उसका क्लोज। क्योंकि कैंडल का क्लोज ओपन से ऊपर है, इसीलिए ये कैंडल ग्रीन या बुलिश कैंडल कहलाएगी। सोच कर देखो, प्राइस यहां ओपन हुआ और यहां क्लोज हुआ, मतलब प्राइस बढ़ा, इसलिए ये ग्रीन कैंडल है, यानी बुलिश कैंडल। अब रेड कैंडल भी देख लेते हैं। मान लो यहां से तुम्हारी कैंडल शुरू हुई, फिर नीचे गई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे गई और फिर यहां पर क्लोज हो गई, तो कुछ इस तरह की कैंडल बन जाएगी। ये हो गया ओपन, हाई, लो, क्लोज। अब क्योंकि प्राइस यहां ओपन हुआ और यहां क्लोज हुआ, यानी प्राइस की वैल्यू घटी, इसलिए ये रेड या बेरिश कैंडल कहलाएगी। एक चीज बताना तो भूल ही गया, इसको कैंडल की विक कहते हैं और इसको कैंडल की बॉडी और ये पूरी कैंडल की रेंज कहलाती है। देखा तुमने कैसे ये कैंडल पहले ग्रीन बन रही थी, लेकिन क्लोज होते होते एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बन गई। तो कैंडल का पाथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्लोज कहां होती है उससे फर्क पड़ता है। अब तुम सोच रहे होगे, इतने सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं जो बताते हैं ट्रेड कब लेना है, तो क्या ये सब याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। मार्केट कैंडल स्टिक पैटर्न से नहीं चलता, मार्केट इमोशन से चलता है। और इन इमोशंस को समझने के लिए तुम्हें सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है, डीसेंट बार्स और डोजीज। कोई भी बुलिश कैंडल अगर अपने मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज करती है, या बेरिश कैंडल जो अपने मिड पॉइंट के नीचे क्लोज करती है, उसे डीसेंट या स्ट्रॉन्ग बार कहते हैं। बेसिकली प्राइस एक तरफ मोमेंटम गेन कर रहा है, मार्केट कॉन्फिडेंट है, बायर्स या सेलर्स पूरी पावर लगा रहे हैं। अगर एक बुलिश कैंडल अपने मिड पॉइंट के नीचे क्लोज करती है या एक बेरिश कैंडल अपने मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज करती है, तो ये डोजी होती है, और इसका मतलब बायर्स और सेलर्स एक डिसीजन तक नहीं पहुंचे, मार्केट अनश्योर है। अब देखो इस लाल कैंडल को, यहां ओपन हुई, थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे आकर यहां क्लोज हो गई। इससे साफ दिख रहा है कि सेलर्स इस वक्त काफी स्ट्रांग थे। लेकिन इसे और आसान बनाने के लिए एक इंडिकेटर भी आता है ट्रेडिंग व्यू पर। बस यहां मिड पॉइंट टाइप करो, फिर इसे इनेबल करके व्हाइट कलर में लाइन फॉर्मेट में सेट कर दो, वरना ये सही से काम नहीं करेगा। अब देखो, इस कैंडल का मिड पॉइंट यहां है और ये क्लियरली इसके ऊपर क्लोज हुई, मतलब ये एक डिसेंट बार या एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हुई। अब यही लॉजिक रेड कैंडल पर अप्लाई करते हैं। इसका मिड पॉइंट यहां है और क्लोज इसके नीचे हुआ, तो ये भी एक डिसेंट बार हुआ, यानी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। लेकिन अब ये वाली कैंडल देखो, इसका मिड पॉइंट यहां है और ये इसके नीचे क्लोज हुई, तो ये एक डोजी हुई। और ये दूसरी कैंडल देखो, इसने अपने मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज किया, तो ये भी एक डोजी हुई। लेकिन अब ये वाली कैंडल देखो, तुम कहोगे ये तो अपने मिड पॉइंट के नीचे क्लोज हुई, तो इसे एक डिसेंट बार होना चाहिए, लेकिन असल में ये एक डोजी है। अगर इस कैंडल की साइकोलॉजी को समझो, प्राइस यहां ओपन हुआ, पूरा नीचे गया, फिर पूरा ऊपर गया और आखिर में यहां क्लोज हुआ, तो ना ये ऊपर टिक सका ना नीचे, मतलब कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन का मतलब डोजी। इंडिकेटर्स हर वक्त काम नहीं करेंगे, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। अब इस रीजन को देखो, प्राइस नीचे जा रहा था और यहां पर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बेयर बार्स मिलेंगे जो अपने मिड पॉइंट्स के नीचे क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि यहां बेयर्स डोमिनेट कर रहे थे। बुल बार्स बहुत कम दिखेंगे। अगर ट्रेंड में स्ट्रेंथ है तो ज्यादातर डिसेंट बार्स ही दिखेंगे। अब बुल ट्रेंड का एग्जांपल देखो, यहां प्राइस ऊपर जा रहा है और तुम देखोगे कि ज्यादातर डिसेंट बुल बार्स ही बन रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड में बुलिश स्ट्रेंथ है। अब इस रीजन को देखो,
यहाँ प्राइस एक्शन कंफ्यूजिंग लग रहा है। ये बार ऊपर जाना चाहता था लेकिन मिड पॉइंट के नीचे क्लोज हुआ। फिर स्ट्रॉन्ग बेयर बार्स आए लेकिन फिर भी मार्केट नीचे नहीं गिर पाया। जहां ज्यादा डोजीज दिखे वहां रेंज बनने लगती है। अब जो मैंने पहले कहा था, कोई भी अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर यहां पर क्या कहेगा, अरे यहां खरीद लेते, यहां बेच देते, या फिर यहां बेचते और यहां खरीद लेते। लेकिन ये ब्लाइंडली नहीं किया जाता। इसका भी एक तरीका होता है जिससे हमें पता चलता है कि प्राइस कहां से पलट सकता है। तो अब आते हैं अगले पिलर पर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मुझे यकीन है कि तुमने इसके बारे में सुना होगा। ये वो एरियाज होते हैं जहां से प्राइस बाउंस करता है या पलटता है। अब यहाँ देखो, प्राइस ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे, मतलब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मौजूद हैं। अब जरा ध्यान दो, यहाँ प्राइस टच हुआ तो नीचे आ गया, फिर यहाँ टच हुआ तो ऊपर चला गया, फिर यहाँ आया तो फिर नीचे चला गया। और अब क्या ये ऊपर जाएगा? पता नहीं, देखना पड़ेगा। मैंने तो ये लेवल्स आराम से ड्रॉ कर दिए, लेकिन इसका भी एक प्रोसेस होता है, कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले चार्ट को हल्का सा जूम आउट करो, ज्यादा नहीं, 200-300 बार्स काफी होते हैं। इतना भी मत कर देना कि 100 साल पीछे चले जाओ। अब देखो, प्राइस इन पॉइंट्स को टच कर चुका है, यहाँ 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 और यहाँ। तो इस पर एक एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो। रेक्टेंगल इसीलिए क्योंकि ये जोन्स होते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं। फिर सबसे ऊपर और सबसे नीचे जो भी क्लियर पॉइंट्स दिख रहे हैं उन्हें मार्क कर दो। अब एक एक करके सारे पॉइंट्स टैली कर लेते हैं। जितने ज्यादा कंफर्मेशंस होंगे, लेवल उतना ही स्ट्रांग होगा। अब इन 2 पॉइंट्स को मार्क नहीं किया क्योंकि यहाँ मूव इतना सिग्निफिकेंट नहीं था। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ एक फनी बात पता है क्या? मैं किसी भी पॉइंट पे कोई भी लाइन बना सकता हूँ और वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट हुई होगी। यही रीजन है कि मैं इसे यूज नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेकार हैं, लेकिन ब्लाइंडली इन पर बाय या सेल नहीं कर सकते। इन लेवल्स के साथ कुछ और कंफर्मेटरी सिग्नल्स चाहिए होते हैं। अब यहाँ एक और चीज आती है, तुमने सुना होगा, ट्रेड विद द ट्रेंड या ट्रेंड इज योर फ्रेंड। लेकिन असल में ट्रेंड को पहचानोगे कैसे? प्राइस कहाँ जा रहा है, ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन क्या है? यही समझने के लिए अब चलते हैं तीसरे पिलर पर, मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट कभी भी सीधे किसी डायरेक्शन में नहीं जाता। यहां देखो, उसे ऊपर जाना था लेकिन डायरेक्टली ऊपर नहीं गया, एक पैटर्न में मूव किया, इंपल्स पुल बैक, इंपल्स पुल बैक। वही चीज यहां देखो, नीचे जाना था लेकिन फिर से एक पैटर्न में मूव किया, इंपल्स पुल बैक, इंपल्स पुल बैक। अब सवाल यह है कि इंपल्स को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? सिंपल है, जो बड़ा मूव होगा वो इंपल्स होगा और जो छोटा मूव होगा वो पुल बैक या करेक्शन कहलाएगा। तो जाहिर है कि किसी बेयर ट्रेंड में नीचे का मूव बड़ा होगा, इंपल्स, और ऊपर का मूव छोटा होगा, पुल बैक। वहीं बुल ट्रेंड में, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर का मूव बड़ा होगा, इंपल्स, और नीचे का मूव छोटा होगा, पुल बैक। मार्केट अप ट्रेंड में हायर हाइज और हायर लोज बनाता है। जब तक नए हाइज बनते रहेंगे और लास्ट मेजर हायर लो नहीं टूटेगा, तब तक मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। वहीं बेयर ट्रेंड में लोअर हाइज और लोअर लोज बनते हैं। जब तक नए लोज बनते रहेंगे और लास्ट मेजर लोअर हाई नहीं टूटेगा, तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा। बस इस एक कॉन्सेप्ट से दुनिया भर की रिवर्सल स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती हैं। अब यहां देखो, प्राइस क्लियरली ऊपर जा रहा है तो ये एक अप ट्रेंड है। नॉर्मली चार्ट पर तुम्हें कई हायर लोज और हायर हाइज देखने को मिलेंगे। चलो मार्क कर लेते हैं। इंपल्स मूव जहां खत्म होगा और पुल बैक जहां से शुरू होगा वो हायर हाई कहलाएगा। वहीं पुल बैक जहां खत्म होगा और नया इंपल्स जहां से शुरू होगा वो हायर लो होगा। लेकिन ट्रेंड चेंज तभी होता है जब प्राइस मेजर हायर लो को ब्रेक करता है। इसीलिए मेजर हायर लो मार्क करना जरूरी है। थोड़ा जूम करते हैं। किसी भी हायर लो को मेजर कहने के लिए हमें कम से कम 2 या उससे ज्यादा कंसेक्यूटिव कैंडल्स चाहिए जो प्रीवियस हाई कैंडल के लो के नीचे ब्रेक करें। जैसे यहां देखो, ये है प्रीवियस हाई कैंडल, ये रहा उसका लो, और यहां पर सिर्फ एक ही कैंडल है जो इसके नीचे ब्रेक कर रही है। लेकिन हमें 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स चाहिए, इसलिए हम इस हायर लो को फेक मानकर इसे डिलीट कर सकते हैं। प्रोसेस को समझो, क्योंकि यह हायर लो वैलिड नहीं था, इसलिए इस हायर हाई को भी डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये प्राइस का मूवमेंट एक ही लेग माना जाएगा। अब यहां देखो, ये प्रीवियस हाई स्लैश स्विंग हाई कैंडल है, ये है इसका लो, और यहां पर हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स हैं जो इसके लो को ब्रेक कर रही हैं। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब ये कैंडल्स एक के बाद एक आने वाली होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, ये जरूरी नहीं कि ये कैंडल्स स्विंग हाई स्लैश प्रीवियस हाई कैंडल के तुरंत बाद ही बने। फिलहाल हमारे पास कुछ ऐसा ट्रेंड बन रहा है। प्राइस जब नया हाई बनाता है तो हम उसे हायर हाई कह देते हैं, लेकिन एक हायर हाई को मेजर कहने के लिए हमें कम से कम 2 या उससे ज्यादा कैंडल्स चाहिए जो प्रीवियस हाई स्लैश स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करें। यहां इंटरेस्टिंग बात यह है, हायर लो को मेजर करने के लिए कंसेक्यूटिव कैंडल्स जरूरी हैं, लेकिन हायर हाई के लिए दोनों कैंडल्स का कंसेक्यूटिव होना जरूरी नहीं है। क्योंकि प्रीवियस हाई का ब्रेक इसी कैंडल से हुआ तो इस पॉइंट को हायर हाई कहने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसे डिलीट कर देते हैं। अब यहां देखो कैसे हमारे पास 2 कैंडल्स हैं जो प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज कर रही हैं। इसी वजह से हम इस पॉइंट को अपना मेजर हायर हाई कह सकते हैं। तो अब हमारे पास ये ट्रेंड बन रहा है। अब तुम सोच रहे होगे, इस हायर लो का क्या? जब भी मल्टीपल हायर लोज या लोअर हाइज दिखें तो मेजर वही होगा जहां से इंपल्स मूव ओरिजिनेट हुआ। अब यहां देखो, ये वो पॉइंट है जहां से इंपल्स मूव शुरू हुआ,
इसलिए ये हमारा मेजर हायर लो होगा। तुम नोटिस करोगे कि ये हायर लो भी मेजर हायर लो की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो क्या ये भी एक मेजर हायर लो है? हाँ, मगर असली मेजर हायर लो वही होगा जहां से इंपल्स ओरिजिनेट हुआ था। मतलब अगर प्राइस इस हायर लो को तोड़ भी दे तब भी अप ट्रेंड जारी रह सकता है। जहां एक बिगिनर सोचेगा कि अप ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड में बदल गया, तुम्हें पता होगा कि जब तक असली मेजर हायर लो नहीं टूटता अप ट्रेंड सेफ है। अब इस हायर लो को डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये हमारी मेजर हायर लो की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता। जो वैलिड हायर लो है उसे मेजर हायर लो मार्क कर देते हैं। अब देखो यहां प्रीवियस हाई 2 या उससे ज्यादा कैंडल्स से टूटा, इसलिए हमने इसे मेजर हायर हाई मार्क कर दिया। और ये हायर लो हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये भी एक मेजर हायर लो हो गया। लेकिन क्योंकि इंपल्स यहां से शुरू हुआ था, हम इस हायर लो को डिलीट कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास ये ट्रेंड बना है। शुरू में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर तुम इस पार्ट को 2-4 बार देखोगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। इससे ज्यादा रूल बेस्ड मार्केट स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन तुम्हें पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। और सबसे बढ़िया बात, यह किसी भी चार्ट और टाइम फ्रेम पर अप्लाई हो जाता है। अब देखो, इस मेजर हायर हाई से जो पुल बैक शुरू हुआ था वह यहां आकर खत्म हुआ। मैंने यहां 3 हायर लोज मार्क किए हैं। अब देखते हैं कि इनमें से मेजर कौन सा होगा। सबसे पहले इस हायर लो को डिलीट कर देते हैं क्योंकि यहां सिर्फ एक ही बार स्विंग हाई कैंडल के लो के नीचे क्लोज हुआ है और हमें चाहिए 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स। दूसरा हायर लो भी वैलिड नहीं है क्योंकि उस पॉइंट पर पुल बैक खत्म ही नहीं हुआ था। याद करो, पुल बैक जहां खत्म होता है और इंपल्स जहां से शुरू होता है वही हायर लो माना जाता है अप ट्रेंड में। अब क्योंकि पुल बैक यहां खत्म हुआ तो हमने इसे हायर लो मार्क कर दिया। लेकिन क्या ये मेजर हायर लो है? ये रहा स्विंग हाई कैंडल का लो और ये रही 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स जो इसके नीचे क्लोज हो रही हैं। इसलिए हम इसे एक मेजर हायर लो कह सकते हैं। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये 2 कैंडल्स कितने समय के बाद बनी है? क्योंकि ये 4 आवर्स का चार्ट है तो इसमें 20 दिन लग गए। ट्रेडिंग पेशेंस का गेम है दोस्त। अब हमारे पास ये ट्रेंड बन चुका है। देख रहे हो कैसे ये डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं? ये तुम्हारे फेक ट्रेडिंग यूट्यूब गुरुज नहीं बता पाएंगे क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता। और अब एक बार फिर प्राइस यहां प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज हुआ, वो भी एटलीस्ट 2 कैंडल्स के साथ। इसलिए हम इसे एक मेजर हायर हाई मार्क कर सकते हैं। चलो अब एक बेयर ट्रेंड का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले किसी बिगिनर की तरह सारे लोअर हाइज और लोअर लोज मार्क कर लेते हैं। बस इंपल्स पुल बैक की बात याद रखो और कुछ नहीं। इसे प्रीवियस हाई और इसे प्रीवियस लो मार्क कर देते हैं क्योंकि इसके पहले क्या हुआ हमें नहीं पता। फ्रेम में जितनी कैंडल्स दिख रही हैं सिर्फ वही जरूरी है, जबरदस्ती पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस लोअर हाई को देखो। इसे मेजर कहने के लिए हमें 2 या 2 से ज्यादा कंसेक्यूटिव डिसेंट बार्स चाहिए जो प्रीवियस लो कैंडल के हाई को ब्रेक करें। ये रहा पहला डिसेंट बार, लेकिन इसके बाद कोई दूसरा कंसेक्यूटिव डिसेंट बार नहीं आया। अगर कोई कैंडल आई भी तो डोजीज और डिसेंट बार्स के मिक्स में आई, जो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए 2 कंसेक्यूटिव डिसेंट बार्स, इसीलिए इस लोअर हाई को डिलीट कर दो। ये वैलिड नहीं है। अगर समझ नहीं आया तो इसे फिर से देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार में समझ नहीं आएगा। अब क्योंकि वह लोअर हाई डिलीट हो गया तो यहां से लेकर यहां तक की मूवमेंट एक ही लेग मानी जाएगी। इसीलिए इस लोअर लो को डिलीट करके प्रीवियस लो को यहां शिफ्ट कर देते हैं। अब इस लोअर हाई को देखो, क्या ये वैलिड है? प्रीवियस लो के हाई के ऊपर 2 कंसेक्यूटिव डिसेंट बार्स होने चाहिए। पहला बार आया लेकिन दूसरा डोजी निकला, तो इसे भी डिलीट कर दो। इसी तरह ये वाला लोअर हाई भी डिलीट कर सकते हैं क्योंकि प्राइस और आगे बढ़ चुका है और हम अब इस लोअर लो पर आ गए हैं। अब देखो, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक कोई भी पुल बैक वैलिड मेजर लोअर हाई नहीं था तो हम इसे एक ही लेग मानेंगे। इस लोअर लो को डिलीट करके इसे प्रीवियस लो कह देंगे। अब इस लोअर हाई को ध्यान से देखो। यहां फाइनली 2 कंसेक्यूटिव डिसेंट बार्स हैं जो प्रीवियस लो के हाई को ब्रेक कर रहे हैं। इसका मतलब अब यह एक वैलिड मेजर लोअर हाई बन गया। यहां मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अगर यह लाइन टूट जाती तो बुल ट्रेंड देखने को मिल सकता था और प्राइस ने कोशिश भी की, लेकिन इस लाइन के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। यही वजह है कि बेयर ट्रेंड इंटैक्ट रहा और प्राइस फिर नीचे गिर गया। यही तो गलती बिगिनर्स करते हैं, वे जल्दी रिवर्सल पकड़ने की कोशिश करते हैं जबकि ट्रेंड इंटैक्ट ही रहता है। अब देखो, इसे लोअर लो कहने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइस यहां से यहां तक गया और फिर नया लो बनाया, तो इसे डिलीट कर देते हैं। अब इस लोअर हाई का क्या? कंडीशंस तो ये भी सेटिस्फाई करता है, यानी इसे भी मेजर लोअर हाई कह सकते हैं। लेकिन अब ध्यान दो, प्राइस ने यहां तक पुल बैक लेने के बाद नया लो क्रिएट किया, तो हम इसे अपना मेजर लोअर हाई मानेंगे और इसे नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक एक ही मूव है। याद करो, पुल बैक जहां खत्म होता है और इंपल्स जहां से शुरू होता है उसे लोअर हाई कहते हैं। तो हमारा बेयर ट्रेंड कुछ इस तरह बनता दिख रहा है। अब इस लोअर हाई को डिलीट कर देते हैं। पॉज करके चेक करना कि इसे क्यों डिलीट किया। अब सवाल, क्या यह लोअर लो वैलिड है? हाँ, यहां 2 कैंडल्स हैं जो प्रीवियस लो के नीचे क्लोज कर रही हैं। इसका मतलब इसे मेजर लोअर लो मार्क कर सकते हैं। अब इस लोअर हाई को देखो, क्या यहां कहीं भी 2 कंसेक्यूटिव डिसेंट बार्स हैं जो प्रीवियस लो के हाई के ऊपर क्लोज कर रहे हो? नहीं, तो इसे भी डिलीट कर देते हैं। देख रहे हो कैसे सब आसान होता जा रहा है। अब क्योंकि ये लोअर हाई वैलिड नहीं था और प्राइस फिर से नीचे आ गया, तो इस मेजर लोअर लो को मार्क कर देते हैं क्योंकि ये एक ही लेग में काउंट होगा। सिमिलरली ये लोअर हाई भी डिलीट हो जाएगा
क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता और प्राइस फिर से नीचे चला गया। अब मैं इस लोअर लो को डिलीट करके मेजर लोअर लो यहां ले आऊंगा, क्योंकि अब यह एक सिंगल लेग माना जाएगा। तो फिलहाल हमारा ट्रेंड कुछ इस तरह दिखेगा। देखो कैसे धीरे धीरे सारा नॉइज एलिमिनेट कर दिया। अब ये लोअर हाई हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। यहां 2 डिसेंट कंसेक्यूटिव बार्स हैं, इसका मतलब इसे मेजर लोअर हाई बना देते हैं। अब क्योंकि प्राइस ने प्रीवियस लो को यहां से ब्रेक किया तो इसका कोई काम ही नहीं रह गया और यही पॉइंट अब हमारा मेजर लोअर लो बन गया। फिलहाल ट्रेंड कुछ इस तरह दिखेगा। अब इस लाइन के ऊपर ब्रेक होता है तो इसका मतलब बेयर ट्रेंड खत्म हो सकता है। तो भाई इस तरह मार्केट स्ट्रक्चर को मैप किया जाता है। हाँ, हम इसे और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मार्केट की लैंग्वेज सिखा दी है तो तुम चाहो तो अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, लेकिन उसके लिए काफी टाइम लगेगा। जो टेक्निक्स मैंने तुम्हें बताई हैं उन्हें बनाने में मैंने हजारों चार्ट्स स्टडी किए, फिर धीरे धीरे रिफाइन करके ये रूल्स क्रिएट किए। तो मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूं। अब स्ट्रैटेजीज पर चलते हैं। गौर से देखो, इस चार्ट पर करीब 130 बार्स हैं। बिगर पिक्चर ट्रेंड क्लियरली एक बुल ट्रेंड मालूम होता है। ये रहा हमारा मेजर हायर लो और ये रहा मेजर हायर हाई। मैंने इन्हें क्यों चूज किया है ये तुम्हें वीडियो पॉज करके समझना होगा। फिलहाल ये हमारा बुल ट्रेंड है। अब जैसे ही प्राइस नीचे आना शुरू करता है तो तुम्हें एक फिब लेवल ड्रॉ करनी है N1 से लेकर N2 तक। नोटिस करना कि मैंने दोनों जगह बॉडी क्लोजेस ली हैं। फिर हमें एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करना होगा 50% लेवल पर। स्टॉप लॉस जाएगा मेजर हायर लो के नीचे और टारगेट होगा मेजर हायर हाई के पास। और इसी तरह हमें एक सिंपल सा 1-to-1 ट्रेड मिल जाएगा। अब क्योंकि यहां एक नया हाई बना है, हम इसे मेजर हायर हाई मार्क कर देते हैं। प्राइस अभी भी ऊपर जा रहा है तो मेजर पॉइंट्स शिफ्ट करते रहते हैं। देखो अब ये रिट्रेस होने लगा। एक फिब लेवल ड्रॉ कर देते हैं और बाय लिमिट ऑर्डर 50% पे प्लेस कर देते हैं। अब देखो प्राइस हमें ट्रिगर तो कर चुका है, लेकिन ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रहा है। वैसे तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि एक बार जब तुम ट्रेड में एंट्री ले लो तो या तो स्टॉप लॉस का वेट करो या फिर टारगेट का। लेकिन क्योंकि मैं इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर चुका हूं, ये रही तुम्हारी बोनस टिप नंबर 1। जब प्राइस इस तरह से स्ट्रगल करेगा तुम्हारे स्टॉप जोन में, तो तुम इस ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो। यूजुअली ट्रेड में एंट्री के बाद कुछ ही बार्स में तुम्हारा टारगेट फिल हो जाएगा, इसीलिए पर्सनली मैं यहां एग्जिट कर देता। लेकिन तुम अपना स्टॉप लॉस या टारगेट का वेट करना। देखा, मैंने कहा था प्राइस ने हमारा स्टॉप लॉस ले लिया। अब देखो फिर से हमारे पास एक 130 बार्स हैं और मुझे एक बेयर ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ये रहा मेजर लोअर हाई और ये रहा मेजर लोअर लो। लगता है प्राइस ने रिट्रेस करना शुरू कर दिया है। फिर ड्रॉ कर लेते हैं। इस बार सेल लिमिट ऑर्डर प्लेस करेंगे। देखो यहां क्या हुआ, प्राइस ने हमारे मेजर लोअर लो को चेंज कर दिया है, तो इस ऑर्डर को डिलीट करना पड़ेगा। ध्यान रहे, नया लो अभी नहीं बना है, ये लाइन ब्रेक नहीं हुई है, मगर फिब लेवल चेंज हो जाएगी। फिर से प्राइस रिट्रेस कर रहा है, ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। हम ट्रिगर हो चुके हैं। फिर देखो प्राइस टारगेट तक जाने में स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन हम स्टॉप लॉस या टारगेट का वेट करेंगे। अब मोस्ट लाइकली स्टॉप लॉस जाएगा। और देखा क्या हुआ, यही हकीकत है ट्रेडिंग की। तुम में से कई लोग इस वीडियो को छोड़कर भाग जाएंगे ये सोचकर कि मैं कोई लूजिंग स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, बट जो रुकेगा उसी को सच्चाई पता लगेगी। ये एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है और मेरी बताई गई बोनस टिप्स से तुम इसे और बेहतर बना सकते हो। वंस अगेन हमारे पास एक 130 बार्स हैं और इस बार मुझे बुल ट्रेंड दिख रहा है। नोटिस करो कि प्राइस का ट्रेंड चेंज होता रहता है। कोई जरूरत नहीं है मुझे इस तरह जूम आउट करने की और कहने की कि भैया प्राइस तो अभी भी बेयर ट्रेंड में है। ये रहा हमारा बुल ट्रेंड, ये रहा मेजर हायर लो और ये रहा मेजर हायर हाई। प्राइस के रिट्रेस करते ही हमें फिब ड्रॉ कर देनी होगी। ये रहा 50% का ऑर्डर। देखा तुमने क्या हुआ, प्राइस ने हमारे मेजर हायर लो को ब्रेक नहीं किया, लेकिन ब्रीच करके फिर हमारे टारगेट तक गया। तो इससे पैदा होती है हमारी सेकेंड बोनस टिप। हम अपनी फिब लेवल को मेजर हायर लो या मेजर लोअर हाई के थोड़ा सा नीचे से ड्रॉ करेंगे, विक्स को भी ध्यान में रखते हुए। जब तक मेजर हायर लो इंटैक्ट है तब तक ट्रेंड हमारा साथ देगा। हमने फिर से ऑर्डर प्लेस किया और ये एक सक्सेसफुल ट्रेड बन गया। मैंने ये जानबूझ के इस तरह समझाया है ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे। बेसिकली बैक टेस्टिंग में भी ऐसे ही होता है। तुम बार बार अपना स्टॉप गलत जगह पर रखते और नोटिस करते कि तुम्हें फालतू लॉसेस हो रहे हैं। फिर तुम स्टॉप लॉस ट्वीक करते एंड बूम, तुम्हारा विन रेट बेटर हो जाता। गौर से देखो, सेलर्स ने कितनी बार कोशिश की मार्केट में आने की, लेकिन जब तक मेजर हायर लो की ये लाइन नहीं टूटी तब ट्रेंड इंटैक्ट रहा। यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। अब देखो बुल ट्रेंड आगे बढ़ा एंड वी हैव अ न्यू मेजर हायर हाई एंड अ न्यू मेजर हायर लो। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं ये तुम खुद से वीडियो पॉज करके चेक करना। प्राइस रिट्रेस हुआ और मैंने फिर से एक फिब लेवल ड्रॉ कर दी। ध्यान देना कि मैंने इस बार फिब को मेजर हायर लो की विक्स के थोड़ा सा नीचे से ड्रॉ किया है। हम ट्रिगर हुए और फिर प्राइस ने हमारा टारगेट अगले दिन हिट कर दिया।
नोटिस करो इस गैप को। एक्चुअली हमारा टारगेट इस केस में यहां हिट हुआ होगा तो ये मोस्ट लाइकली एक 1 to 2 ट्रेड होता। वो तो इस सॉफ्टवेयर में ये दिख रहा है। अच्छा, जब भी तुम्हें मार्केट में कभी गैप दिखे और तुम कंफ्यूज हो जाओ तो तुम आसानी से इस गैप को एक कैंडल की तरह ट्रीट कर सकते हो। अब देखो, एक और बुल ट्रेंड और एक नया मेजर हायर लो और एक नया मेजर हायर हाई। प्राइस ने जैसे ही पुल बैक करना शुरू किया, हमें वही सेम ऑर्डर प्लेस करना है। अब देखो, प्राइस हमें ट्रिगर किए बिना ही ऊपर चला गया तो इसे कैंसिल कर देते हैं। प्राइस ऊपर गया और हमने फिर से वही सब किया जो अब तक करते आ रहे हैं। एक बार फिर हमें ट्रिगर किए बिना ही प्राइस ऊपर चला गया, फिर से प्राइस ऊपर गया और हमने फिर से नए मेजर पॉइंट्स मार्क कर दिए। अच्छा, कमेंट्स में बताना कि ये जो 3 हायर लो दिख रहे हैं, मैंने इन्हें मेजर क्यों नहीं कहा। प्राइस ने रिट्रेस किया, मैंने ऑर्डर प्लेस किया, एक और लॉस हो गया। अब यहां हमारे पास एक बेयर ट्रेंड है। ये रहा मेजर लोअर हाई और ये रहा हमारा मेजर लोअर लो। प्राइस ने रिट्रेस किया और हमने ऑर्डर प्लेस किया और हमारा टारगेट फिर से अचीव हो गया। अच्छा, अगर तुमने नोटिस किया होगा तो प्राइस हमारा टारगेट हिट करने के बाद भी और नीचे या ऊपर जाता है तो क्या हम अपना टारगेट इंक्रीज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इससे मिलेगी हमें हमारी तीसरी बोनस टिप, मेजर्ड मूव टारगेट्स। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हमने यहां फिब लेवल ड्रॉ की, सेल लिमिट ऑर्डर प्लेस किया और टारगेट यहां पर। हम ट्रिगर हुए और प्राइस हमारे डायरेक्शन में चलने लगा। जैसे ही पुल बैक खत्म हो जाए तो उसके बराबर की एक लाइन ड्रॉ करो, फिर उसे नीचे कॉपी कर दो। उतना ही बड़ा तुम्हारा टारगेट होगा। और ये देखो कितने आराम से हमें ये टारगेट मिल गया। जहां हमें 1 to 1 के ट्रेड्स मिल रहे थे, ऐसे करने से हमें 1 to 2 ट्रेड्स मिलेंगे। बट एक बात ध्यान रखना, अगर 1 to 1 वाले सेटअप्स का विन रेट 60 to 65% होगा तो वही 1 to 2 वाले ट्रेड्स के विन रेट और भी कम हो जाएगा। विन रेट और रिस्क रिवॉर्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर कोई इंसान तुम्हें कहता है कि वो एक 90% एक्यूरेसी वाली 1 to 10 की स्ट्रैटेजी तुम्हें सिखाएगा तो वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। पता नहीं कितने यूट्यूबर्स मैंने ऐसे देखे हैं। नया लो और नए मेजर पॉइंट्स। देखो, मैंने फिब ड्रॉ कर दी, ट्रेड प्लेस कर देते हैं। अब देखो, पर्सनली मुझे हाई विन रेट वाली स्ट्रैटेजीज पसंद हैं तो इसलिए मैं 1 to 1 ट्रेड्स ही प्रेफर करता हूं। लूजिंग स्ट्रीक्स ज्यादा बड़ी नहीं आती हैं। तुम्हें जो ठीक लगे तुम करना। देखो, प्राइस टारगेट के बाद भी नीचे गया। अब तुम अलग अलग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना बैकटेस्ट करोगे उतनी चीजें सीखने मिलेंगी। अगर तुम नोटिस करोगे तो पहले यहां जो 2 ट्रेड्स लिए गए थे उनमें भी 1 to 2 टारगेट्स इजीली अचीव हो जाते। ये चीजें काम करती हैं। जाओ और जाकर टेस्ट करो। चौथी बोनस टिप, तुम चाहो तो 618 लेवल से भी एंट्री ले सकते हो। इससे तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड बढ़ के 1.5 आर हो जाएगा। और अगर बोनस टिप 2 और 3 को कंबाइन कर दोगे तो रिस्क रिवॉर्ड और बढ़ जाएगा, बेसिकली 3.2 आर के करीब। बस कई बार प्राइस तुम्हें ट्रिगर किए बिना ही चला जाएगा और तुम्हारे लॉसेस ज्यादा होंगे। प्रॉफिटेबल तुम हर तरीके से रहोगे। ये मैथ्स है, इसे समझना जरूरी है। अब तुम्हारे मेंटल गेम के लिए जो ज्यादा अच्छा है तुम वो करो। ट्रेडिंग में एक स्ट्रैटेजी पकड़ो और उसे ही टेस्ट करते रहो। ऐसे ही बनोगे प्रॉफिटेबल। ये फिब लेवल्स वाली स्ट्रैटेजीज तुमने कई बार देखी होंगी, लेकिन दिक्कत ये होती है कि हमें मार्केट स्ट्रक्चर मैप करना सही से नहीं आता और शायद इसीलिए हमसे ज्यादा गलतियां होती हैं। अब ये तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाली स्ट्रैटेजी थी। अगर रिवर्सल स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।